हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कराने जा रही हूँ डीएसएसबी पीआरटी पार्ट बी के जो मैं प्रैक्टिस सेट कराती थी वो मैं प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट कराने जा रही हूँ, क्योंकि जो भी बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट कराए थे, आई होप आप लोगों को वो हेल्पफुल लगे होंगे। तो जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो वो मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आगे आपके और भी प्रैक्टिस सेट करा सकूँ। तो ये है डीएसएसबी पीआरटी पार्ट बी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। जिन बच्चों ने पहले की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाइए, और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं जाके। आपको उनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन या डिस्कवरी लर्निंग या फिर इमिटेशन। इसमें बोला है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को विद एक्सपीरियंस। ऑप्शन कौन सा बेटर होगा? कंडीशनिंग नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं, इसमें सिर्फ बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। इमिटेशन नहीं, डिस्कवरी लर्निंग, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज गेन कर रहा है विद एक्सपीरियंस। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो हम करेंगे सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्री ऑपरेशनल स्टेज अकर्स बिटवीन। अकॉर्डिंग टू पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? ये तो बहुत ही ईजी है, 2 to 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज है अकॉर्डिंग टू पियाजे। और इस वाली स्टेज को क्या कहते हैं? जो 0 से 2 ईयर्स की होती है वो पता होगा, सेंसरी डेवलपमेंट, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। और सेकंड है 2 से 7, कौन सी होगी? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। और 7 to 11 होती है हमारी कॉन्क्रीट, 11 to 15 होती है फॉर्मल। ये है हमारे पियाजे के जो स्टेजेस दी थी। पियाजे ने कितनी? SPCF 4 स्टेजेस दी थी। ये सारी 1 by 1 वैसे ही लिखी हैं, आप याद करना ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इट इज़ continuous process, it is proceeds from general to specific, C all individuals develop at the same rate। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? डी ऑप्शन है, इट इज़ प्रेडिक्टेबल इन पैटर्न। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, और इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी करेक्ट है। ये तीनों ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। सी वाला जो है वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नॉट पूछा था तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑल इंडिविजुअल्स डेवलप एट द सेम रेट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट ही पूछा था तो ये गलत है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्लूसिव क्लासरूम्स अ टीचर शुड inclusive classroom a teacher should focus only on average learners, ignore special needs students, use different instruction या reduce syllabus for all। क्वेश्चन है कि इन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर शुड, कैसा होना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में? समावेशी क्लासरूम जो होता है उसमें एक टीचर कैसा होना चाहिए? फोकस ऑनली ऑन एवरेज लर्नर्स, जो बच्चे एवरेज हैं उन पे फोकस करे, नहीं। इग्नोर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, भाई स्पेशल नीड्स स्टूडेंट को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम ही किस बात का? तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। यूज़ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करने होते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। रिड्यूस सिलेबस फॉर ऑल, नहीं, गलत, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है,
द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। मेन एम कौन सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? ए, प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स, बी, डायग्नोसिस एंड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, या फिर सी, असाइनिंग ग्रेड्स, या फिर डी, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पूछा है द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। मेन एम क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स का प्रमोशन करने के लिए? नहीं। असाइनिंग ग्रेड्स? नहीं। कंपेयर नहीं करना स्टूडेंट्स को। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, डायग्नोसिस एंड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। बच्चे को डायग्नोस कर सकें, उसको फीडबैक दे सकें ताकि बच्चा क्या करे, इम्प्रूवमेंट कर सके और उसके इम्प्रूवमेंट में हम हेल्प भी कर सकें। 6th है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फाउंडेशनल स्टेज इंक्लूड्स। मैंने ये टॉपिक्स कराए हुए हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। बिल्कुल डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराया हुआ है। आप जाइए और मेरे चैनल पे देखिए ये वीडियो, तो आपको आंसर करेक्ट पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे अभी तैयारी कर रहे होंगे, नए नए होंगे। आप जाइए 1 बाय 1 थोड़ा टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ईज़िली मतलब आसान लगेगा। आंसर टिक भी बहुत जल्दी से होंगे। तो आपको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो बताना अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फाउंडेशनल स्टेज इंक्लूड्स, कौन सी है NEP 2020 के अकॉर्डिंग फाउंडेशनल स्टेज? ए, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी, क्लास फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सी, एजेस 3 to 8 और प्री स्कूल प्लस क्लास फर्स्ट टू सेकंड, या फिर डी, एजेस 8 to 11। ए गलत होगा, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन सी है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। NEP 2020 के लिए जो फाउंडेशनल स्टेज बताई थी उसमें क्या है, एजेस 3 to 8 ईयर्स के बच्चे, और प्री स्कूल होगा उसी के अंडर, और क्या होगा, क्लास फर्स्ट और सेकंड आती है। किस में आती है? फाउंडेशनल स्टेज में, अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2020 कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? 5+3+3 एक सेकेंड 5+3+3+4 ये है हमारा NEP 2020 का पैटर्न जो नया है। इसी के बेस पे अब सारा जो फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, ये सारी स्टेजेस जो भी बन रही हैं, प्री स्कूल और ये एलिमेंट्री, सारी स्टेजेस इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। NEP 2020 में ये वाला पैटर्न फॉलो किया जाता है। इसको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना होगा, 5+3+3+4। नेक्स्ट है NCF 2005 एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू। जो NCF है 2005 का वो एम्फसाइज करता है लर्निंग कैसी होनी चाहिए, रोट मेमोराइजेशन नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिवली बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंट टेस्ट। डी गलत होगा, टेक्स्ट बुक नहीं होगा, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि NCF 2005 हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिवली बेस्ड अप्रोच की बात करता है, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने कराया हुआ है, जिसने भी NCF नहीं पढ़ा है वो जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकता है और आप समझ जाएंगे कि NCF 2005 में किस किस की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग्स थ्योरी इज रिलेटेड टू। कोलबर्ग की थ्योरी किससे रिलेटेड है? फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज से तो नहीं है, कॉग्निटिव भी नहीं है, क्योंकि प्याजे बात करते हैं कॉग्निटिव की, और मोरल डेवलपमेंट हमारा हो जाता है आंसर, क्योंकि कोलबर्ग्स की थ्योरी किस पे है, मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब इसमें कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि वाइगोस्की होंगे, नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। तो अब बताओ, कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आंसर कौन सा करना होगा इसमें। द टर्म स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने की थी स्कैफोल्डिंग की, मतलब इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा हुई थी? पियाजे, या फिर स्किनर, या फिर ब्रूनर, या फिर बैंड्यूरा।
अब इसमें बताना होगा कौन है जिसने स्कैफ फोल्डिंग के बारे में बताया और इंट्रोड्यूस भी कराया। पियाजे नहीं होंगे, स्किनर नहीं। पियाजे हमारे किसकी बात करते हैं? कॉग्निटिव की। स्किनर बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। इसे नोट भी कर लिया करो, जिस बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे आई होप उसको समझ आता होगा। और ये नोट्स फास्ट फॉरवर्ड होने चाहिए, आपके पॉइंट्स में विद फ्लो चार्ट्स के साथ होने चाहिए, जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं मुँह जबानी बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। कॉग्निटिव का दिया है पियाजे ने, नोट करा करो जब ऐसी बातें बताया करूँ तो। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है और ब्रूनर ने कौन सी दी है हमारी? ब्रूनर ने क्या दिया है? स्कैफ फोल्डिंग। ब्रूनर बात करते हैं स्कैफ फोल्डिंग की। और बेंड्यूरा कौन है? बेंड्यूरा किसकी बात करते हैं? बेंड्यूरा सेल्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, ब्रूनर। ब्रूनर ने स्कैफ फोल्डिंग को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 10। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE मीन्स। CCE का मतलब क्या होता है? CCE की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ए है इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ ईयर, या फिर इवैल्यूएशन कवरिंग स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक या फिर कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स, या फिर सी इवैल्यूएशन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ओनली, या फिर इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स। तो इसमें बताना होगा कि इवैल्यूएशन जो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या है? इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ ईयर नहीं, इवैल्यूएशन कवरिंग स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स। बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। इवैल्यूएशन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर नो, गलत है ये ऑप्शन। नेक्स्ट जी भी गलत है। इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स नहीं, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स टीचर्स आर पैसिव ट्रांसमीटर्स ऑफ नॉलेज, बी कंट्रोलर्स ऑफ लर्निंग, या फिर सी फैसिलिटेटर एंड गाइड्स, या फिर डी होगा इवैल्यूएटर्स ओनली। क्वेश्चन में पूछा है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं क्लासरूम, वो टीचर कैसे होने चाहिए? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है वो कैसा होना चाहिए? पैसिव ट्रांसमीटर नो, कंट्रोलर्स ऑफ लर्निंग नहीं, लर्निंग को कंट्रोल करने वाले नहीं, पैसिव भी नहीं होना चाहिए, फैसिलिटेटर एंड गाइड्स, फैसिलिटेटर एंड गाइड्स होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, इवैल्यूएटर्स ओनली नहीं, इवैल्यूएटर्स ओनली नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है। लैंग्वेज स्किल्स डेवलप बेस्ट थ्रू, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो किसके थ्रू बेस्ट डेवलप होंगी बच्चे की? ग्रामर ड्रिल से, ग्रामर की ड्रिल कराओगे अगर बच्चे को तो लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, या फिर बी मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट, बच्चे को वर्ड लिस्ट क्या कराओ? मेमोराइज कराओ, या फिर सी मीनिंगफुल इंटरेक्शन एंड यूज़, मतलब कि या फिर सी कि बच्चे को उसका मतलब पता हो और मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो, उसको यूज़ करना आता हो, या फिर डी रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, साउंड्स की रिपीटिशन कराओ बच्चे को। नहीं, ग्रामर ऑफ ड्रिल जो भी है ये गलत है, ग्रामर ड्रिल्स गलत होगा, मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट भी गलत होगा, और रिपीटिशन ऑफ साउंड्स भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, मीनिंगफुल इंटरेक्शन एंड यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स, जो RTE एक्ट था 2009 का, ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो जाके मेरे चैनल पे बहुत डिटेल में कराया हुआ है मैंने। RTE एक्ट जाके देखिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितने हेल्पफुल है। ए है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, या फिर बी एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर्स, या फिर सी ओनली सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर डी अडल्ट लिटरेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ये तीनों ही ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि RTE एक्ट बात करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए 6 से 14 साल तक बच्चों के, ठीक है, और क्लास 8th तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? ए वर्किंग फॉर फ्रेज, या फिर बी स्टडिंग फॉर रिवॉर्ड्स, या फिर सी लर्निंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, या फिर डी होगा कॉम्पिटिंग फॉर ग्रेड्स। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? वर्किंग फॉर प्रेज नहीं, गलत होगा ये। स्टडिंग फॉर रिवॉर्ड्स, हम रिवॉर्ड के लिए मतलब हमें कोई रिवॉर्ड मिले या गिफ्ट मिले तो उसके लिए हम पढ़ें, नहीं, ये भी गलत है। सी लर्निंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, हम याद करें क्योंकि हमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में। हमें जब किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तभी तो हम करते हैं ना, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। हमें अंदर से मोटिवेशन होता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तभी तो आप किसी चीज़ को लर्न कर पाते हो अच्छे से और वो आपको एंड तक याद भी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, लर्निंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है क्लासरूम मैनेजमेंट का? क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, गलत। फियर बेस्ड कंट्रोल, गलत। फियर बेस्ड होना चाहिए मतलब डरा हुआ माहौल रखो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लासरूम। सी है स्टैब्लिशिंग रूटीन्स एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, वेरी गुड। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, बट एक बार डी ऑप्शन पढ़ते हैं। अवॉइडिंग रूल्स, अवॉइडिंग रूल्स गलत होगा, बी भी गलत है और ए वाला ऑप्शन तो गलत था, तो ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन स्टैब्लिशिंग रूटीन्स एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15 का आंसर होगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज टू। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कब यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं इसमें बताना है आपको। आप मेजर अचीवमेंट के लिए, या फिर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। हम बच्चे की डिफ़िकल्टीज़, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं उसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है बच्चे को, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। या फिर सी रैंक स्टूडेंट, बच्चे की रैंक देखेंगे कि क्या है उसकी रैंक। या फिर डी अवार्ड ग्रेड्स, अवार्ड ग्रेड्स के लिए बच्चे को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, गलत होगा ये डी ऑप्शन। और सी भी गलत है, ए भी गलत है, मेजर अचीवमेंट के लिए नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। बच्चे की आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कि उसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हम उसको फीडबैक दे सकें और उसको एक गाइड की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह हम उसे हेल्प कर सकें, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए और लर्निंग में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ डेफिनेशन बाय। अब मुझे बताओ कि ये लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस डेफिनेशन बाय, ये किसने दी थी? ठीक है, ये मुझे कौन बताएगा? कमेंट में आप इसका आंसर देना कि कौन है लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस डेफिनेशन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता हो वो मुझे ज़रूर बताएं। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, स्किनर ने क्या बोला था, और क्रो एंड क्रो, ये कौन है, ये क्या है, किसकी डेफिनेशन है, ये सब मुझे डिटेल में आंसर चाहिए। पैवलो, हु वॉज पैवलो, कमेंट करना है। नाउ कम टू द 18 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग अकर्स बेस्ट। ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे। 17 क्वेश्चन मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे कैसी तैयारी कर रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा पता चले कि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि उसी के नतीजे पे मैं अपने प्रैक्टिस सेट को आगे कंटिन्यू रखूँगी। ऑप्शन ए है अलोन, बी इन आइसोलेशन, सी थ्रू सोशल इंटरेक्शन, या फिर डी थ्रू पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग अकर्स बेस्ट। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसी होती है, सबसे अच्छे तरीके से कैसे होती है? अलोन, बच्चा अकेला हो तब उसको सबसे अच्छी लर्निंग होगी, नहीं। इन आइसोलेशन, बच्चा आइसोलेशन हो, मतलब
उसे आइसोलेट कर दो, एक तरीके से वो आइसोलेट कर रखा है उसने अपने आप को और उसमें अच्छी लर्निंग होगी, नहीं। सी, थ्रो सोशल इंटरेक्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी, थ्रो पनिशमेंट, पनिशमेंट में कोई लर्निंग नहीं होगी। थ्रो सोशल इंटरेक्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चा जब समाज में रहेगा, इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से, तो उसमें क्या होगा, लर्निंग डेवलपमेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है। सेफ्टी एंड कंफर्ट, ये तो है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, ये भी है। फियर एंड कंपटीशन, या फिर डी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे ही उसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लर्निंग के, गुड लर्निंग एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन बी है वो भी कैरेक्टरिस्टिक सही है। ऑप्शन सी होगा गलत, फियर एंड कंपटीशन। फियर एंड कंपटीशन में हम क्या लर्निंग करेंगे, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक गलत है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 क्वेश्चन है, आ रिफ्लेक्टिव टीचर इज वन हु, रिफ्लेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए। टीच मैकेनिकली, या फिर बी, क्वेश्चंस हर ओन टीचिंग एंड इम्प्रूव्स, मतलब उसके क्वेश्चंस होने चाहिए टीचिंग को इम्प्रूव कर सके और बच्चे में क्या कर सके, चेंजेस, और चेंज के साथ उसके मतलब बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा सके। सी, फॉलोज फिक्स्ड मेथड, या फिर डी, अवॉइड्स फीडबैक। फॉलोज फिक्स्ड मेथड, नहीं, फिक्स्ड मेथड को फॉलो नहीं करना। अवॉइड्स फीडबैक, फीडबैक को भी अवॉइड नहीं करना है टीचर को, और टीच मैकेनिकली भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा करेक्ट बी, क्योंकि क्वेश्चन हर ओन टीचिंग एंड इम्प्रूव्स, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा, और आपके लिए अगर ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करें कि आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट किस तरह से और किस वीडियो के लिए चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं। मैं स्पेशली आपके लिए वो PDF का मतलब उस PDF में मैं क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग ही इंक्लूड करूँगी, ठीक है, जिससे आपको भी हेल्प मिल सके और आपके जवाबों के आंसर मैं आराम से दे सकूँ। तो मुझे कमेंट करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो, और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके उतना DSSB DPSC स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्कोपफुल हैं। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है DSSB के लिए, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस कितनी इम्प्रूव होगी वो आप देख सकेंगे खुद ही एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस के साथ में।